गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 अक्टूबर। आप स्क्रीन पे देख पाइएगा। ओके, फ्रंट पेज ये रहा हमारा। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। आज है कितना, 12 अक्टूबर। और यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से आसान भाषा में और समझ के साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ओके, चलिए तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो हमारा कुछ दिनों तक जो है ना अपलोड होने में वक्त लग जा रहा है, क्योंकि नया चीज़ के साथ ढलने में थोड़ा वक्त लगता है। पहले तो हमारे पास जो थे उसके साथ कंफर्टेबल होने में भी मुझे वक्त लगा था। ठीक है, चलिए। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। संडे का जो है ना, आप लोग आर्टिकल को मिस मत कीजिएगा। संडे को बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल रहते हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है ना, पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप भारत को परेशान किए टैरिफ लगा के, और अभी भी परेशान कर रहे हैं। अब जो है ना, 100% टैरिफ लगाने का धमकी दिया गया है अमेरिका के द्वारा। किस पे? चाइना पे। ठीक है, चाइना को धमकी दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि आप पे जो है ना 100% का टैरिफ लगाएंगे। इसके पीछे पता है क्या कारण दिया गया है? इसके पीछे कारण बोला गया है कि जो आप दुर्लभ जो खनिज होता है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, उसके निर्यात को लेकर चाइना ने कंट्रोल किया था, नियंत्रण किया था। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है या दुर्लभ खनिज कह लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, दुर्लभ मृदा, यहाँ पर लिख देते हैं दुर्लभ। इसको रेयर अर्थ मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है दुर्लभ मृदा के बारे में। इसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? 4 ऑप्शन दे दिए थे, और आपको बताना था कि कौन सा रेयर अर्थ मिनरल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग थे, इन्होंने चाइना को धमकी दिया है कि 100% का टैरिफ लगाएंगे नवंबर से, अगर आपने कंट्रोल किया रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाई को लेकर या एक्सपोर्ट को लेकर। तो क्या भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भारत पे प्रभाव, क्योंकि भारत को भी जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना चाहिए, और वो चाइना से खरीदता है भारत। ठीक है, तो अगर, और ये बात चाइना को भी पता है कि भारत जो है ना हमसे मिनरल्स खरीदता है, और उसको जो हाई टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, वहाँ पे यूज़ करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। और जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसको पता कहाँ एक्सपोर्ट करता है? अमेरिका को। ये दोनों की लड़ाई में भारत को भी जो है ना प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मेंस का टॉपिक है, पहले प्रीलिम्स में जो है ना दुर्लभ मृदा को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और जो मेंस में कैसे पूछेगा कि भी हाल ही में जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो तनाव देखने को मिल रहा है टैरिफ को लेकर, और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है चाइना पे, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? तो आप दुर्लभ मृदा को यहाँ पे कोटेशन करोगे, और पिक्चर क्वालिटी मुझे लगता है कि आप लोग को अब स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, हमारे व्यूअर ने ही कमेंट किया था कि वो चीज़ दिख नहीं रहा है, तो अपने टेक्निकल टीम से बात करने के बाद जो है ना वो चीज़ को सॉल्व किया गया है, ताकि आपको पढ़ने में, आपको देखने में, आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको लाभ के अलावा कुछ भी प्राप्त ना हो। देखिए, इसके बाद देख लीजिए कि जो दुर्लभ मृदा होता है या रेयर अर्थ मिनरल जो होता है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है? आपसे पूछेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। ठीक है, और जो टरबाइन वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वहाँ पे, सेमीकंडक्टर, इन तमाम जगहों पर रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है। तो मेंस का टॉपिक, दुर्लभ मृदा मृदा से आप क्या समझते हैं और इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, प्रकाश डालें या चर्चा करें, आप इसको आप लिखेंगे। देखिए, मेंस का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर दिया गया कि दुर्लभ मृदा जो खनिज होता है, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपसे थोड़ा सा अपील करेंगे हम कि आप लोग कॉपी और पेन या जहाँ पर भी नोट करते हैं डायरी वगैरह लेके बैठिएगा साथ में, और इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखना है, पूरा पैसेज मत लिखिएगा।
जो रेड कलर में दिख रहा है ना आपको इटालिक वर्ड में, ये वाला, ये सब व्यापार युद्ध, चुनौती, ये सब को नोट कीजिएगा कि दुर्लभ खनिज जो है ना, मृदा जो खनिज है उसका महत्व क्या है उसके बारे में बात करना है। और अमेरिका चीन जो व्यापार युद्ध हुआ अभी जो हमने दिखाया आपको, और नीति आयोग की रणनीति क्या है जो भारत के सामने चुनौती है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। तो ये आपके लिए छोटा सा नोट्स तैयार कर दिए हैं कि दुर्लभ खनिज क्या होता है। उच्च तकनीकी जो उत्पाद होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, ठीक है, जो अभी आप ये देख रहे हो बड़ा जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये सब में जो है ना आपका रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होता है। कहाँ पे, ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना, इसी को बनाने में यूज होता है। क्लियर। तो ये उच्च तकनीक उत्पाद में यूज होता है। हम लोग बात करें तो चाइना जो है ना लगभग 65% जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है ना उसको कंट्रोल करती है, उसको सप्लाई करती है। आप समझ रहे हैं ना। तो भारत के लिए भी ये चैलेंजेस हो जा रहा है कि अगर भारत नहीं, चाइना और अमेरिका अगर लड़ाई करता है टैरिफ को लेकर तो भारत भी इसमें पिसेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अमेरिका रणनीतिक रूप से चिंतित है, उसको भी तो चाहिए ना मिनरल्स, तो वो सप्लाई नहीं करेगा चाइना तो फिर मिलेगा कहाँ से। व्यापार युद्ध में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात पर रोक लगा दिया, और इसी कारण जो है ना अमेरिका जो है ना थोड़ा सा खुन्नस खाए बैठा है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है उसका प्रॉपर्टी वो करेगा ही करेगा, वो अपने तरीके से यूज करेगा ही करेगा। आप H1 वीजा का यूज कर रहे हो ना अपने तरीके से, तो चाइना नहीं करेगा, वो भी करेगा। तो इससे भारत के लिए कंसर्न ये है ना कि भारत को भी चाहिए ये चीज, लेकिन चाइना इसको निर्यात को लेकर रोक लगा देता है। ठीक है, भारत को भी परेशानी होता है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत इस चैलेंज को कैसे निपटेगा। तो जो नीति आयोग है ना उन्होंने सुझाव दिया है कि खनन और वैल्यू चेन पे हमें काम करना होगा। भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, लेकिन कहाँ पे है और उसको निकालने का जो तकनीक होना चाहिए, जो कौशल होना चाहिए, वो भारत के पास सीमित है। ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थान पाने के लिए अनुसंधान मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उस पे काम करना होगा। जैसे चिली में तांबा का बहुत ज्यादा वहाँ पे भंडार है। ठीक है, तो इस तरह के जो देश के साथ भारत को अपने संबंध को और भी मजबूत करने होंगे। अब आइए यहाँ पे ऑनलाइन ठगी, ये तो मेंस का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। मेंस में पूछा भी गया है कि जिस जिस तरह जो हमारा तकनीक है, मतलब भारत जिस प्रकार डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, भारत हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट का यूज कर रहा है, तो भारत के सामने कई चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा। आपने झारखंड का जामताड़ा का नाम सुना होगा, वो साइबर ठग के लिए बहुत फेमस है, पॉपुलर है। उस पर वेब सीरीज भी बना हुआ है, आपने देखा ही होगा, जमताड़ा 1 जमताड़ा 2 सीजन करके। अब उसका जगह पता कौन ले रहा है, राजस्थान का जगह ले रहा है। मेवात और भरतपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में है। इन इलाकों से अब जो है ना साइबर ठगी हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट यहाँ से हो रहा है, जो वित्तीय धोखाधड़ी हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। ये बहुत बड़ा चुनौती है कि किस प्रकार झारखंड का जो जामताड़ा था उसका जगह अब मथुरा, मेवात, भरतपुर जैसे तमाम इलाके ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइबर अपराध हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो इससे निपटने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो जो नीति है उसे मजबूत करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा। ये सब सुझाव यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेंस के टॉपिक है ये सब। फिर देख लीजिए बीपीएससी 70 का जो एग्जाम हुआ था ना, वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि कॉलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, वो कैसे काम करता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यायपालिका को लेकर क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, उसके सामने क्या चुनौती है। अभी न्यूज में न्यायपालिका इसलिए चल रहा है ना, आपने देखा ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन पे जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा जूता फेंकने का प्रयास किया गया। हालांकि इस घटना को रोक लिया गया, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एआई के माध्यम से वीडियो को क्रिएट करके, फेक वीडियो क्रिएट करके उसको प्रचारित और भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि इस तरह की घटनाएं हुआ है। लेकिन ऐसा घटना नहीं होने दिया गया, जो सुरक्षा कर्मी थे ना उन्होंने रोक दिया। ठीक है, तो इस कारण से जुडिशरी जो है ना न्यूज में आ गया है। तो आपसे पूछेगा कि जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम है, उसके सामने क्या चुनौती है।
क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा करें, और इससे निपटने के लिए एआई जो हमारा तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे उस पर चर्चा करें। मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करेगा। नीचे देखेंगे हम लोग, पहले आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में, इसलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए, तो जो डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इनोवेशन है, जितना भी चुनौती देखने को मिल रहा है इन टेक्नोलॉजी के कारण, उससे क्या होगा, हमें अवेयर होने की जरूरत है, उसको अपने शासन में शामिल करने की जरूरत है। हमारा जो सिस्टम है ना, उसको भी एआई, हाई टेक्नोलॉजी बनाने का जरूरत है। क्लियर है। इस तरह की बातें यहाँ पे किया गया है कि नवाचार को हमें प्रमोट करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज करना होगा हमें, न्यायपालिका जो है ना उसको बदलते तकनीक के अनुरूप ढालना होगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, इसके लिए कौशल चाहिए, उस पर काम करना होगा। तभी हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जहाँ पे करोड़ों संख्या में जो केस पेंडिंग है, जो वाद पेंडिंग है, उसको निपटा जा सके, और जो हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े जो व्यक्ति हैं उनको जो है ना न्यायपालिका का लाभ मिल सके, और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो किस प्रकार कॉस्ट इफेक्टिव हो, कि कम साधन में भी उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, कम साधन में ही उनको न्याय मिल सके, ठीक है। तो इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। यही सब बातें इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब आते हैं मेंस का क्वेश्चन। ये देखिए कैसे फ्रेम किया जाएगा। आप लोग को दिख पा रहा है क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, कि भारत की जो न्यायपालिका है वर्तमान समय में किन प्रमुख चुनौती से गुजर रहा है, या कौन सा चुनौती का सामना कर रहा है हमारी न्यायपालिका, उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको एआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस चुनौती की समाधान में कैसे सहायक होगा, एआई को लेकर, एआई की भूमिका को लेकर, ठीक है। आपको पता है ना, एआई के आने से महिलाओं की जो प्राइवेसी है, महिलाओं का जो सिक्योरिटी है, उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है। आप देख रहे हो डिजिटल स्टॉकिंग किया जा रहा है महिलाओं के साथ। जो रेड साड़ी वाला आपने तस्वीर देखा होगा, एआई जनरेट वाला, उनकी प्राइवेसी के साथ क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। साथ ही उनका डाटा जो है ना मिसयूज हो रहा है। उनका जो गलत वीडियो, गलत फोटो जो वायरल किए जा रहे हैं, उनके बारे में दुष्प्रचारित किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब बातें अभी हम लोग आगे देखेंगे, उस टॉपिक को भी हम लोग लिए हैं, क्योंकि ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संडे का आर्टिकल को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे जो पैनलिस्ट लोग होते हैं ना, उनका जो थॉट जानने को मिलता है कि वो लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। तो अगर जैसे पेपर का पढ़ने का अगर आपने आदत डाल लिया ना, तो आपके लाइफ में कितना भी चैलेंजेस क्यों ना हो, उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन इतना मेच्योर हो जाएगा ना कि हर चुनौती में आपको क्या देखने को मिलेगा, अवसर देखने को मिलेगा। आपको हर चुनौती के साथ एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे लाख चुनौती आपके सामने हो, आप उसमें अपना अवसर ढूंढ ही लोगे। ये क्वालिटी है न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्योंकि आपका ब्रेन काफ़ी मेच्योर हो जाता है, और आप हर मुद्दे पे जो है ना सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल जो है ना अनुभव है। देखिए, तो ये क्वेश्चन मैंने डील किया यहाँ पे, क्वेश्चन समझा दिया यहाँ पे कि जो न्यायपालिका है उसके सामने क्या चुनौती है। मेंस का क्वेश्चन है, आप देखो यूपीपीसी का क्वेश्चन में जाके, यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का पूछा गया है। इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की जो न्यायपालिका है उसमें जो लंबित मामले हैं, जो पेंडिंग केसेस है, आपको पता है ना, बहुत लोग जो है ना, ऐसे ऐसे लोग जेल में बंद है जिनका ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अभी तक उन्होंने क्या अपराध किया है, लेकिन वो जेल में सड़ रहे हैं, ठीक है। अनट्रायल केस बोलते हैं उसको। उनका केस अभी तक कोर्ट पहुंचा ही नहीं है, फिर भी वो जो है ना, अगर मान लीजिए कुछ अपराध करते हैं, उनका सजा मान लीजिए 2 साल का होता है, लोग 4 4 5 5 साल से जेल में पड़े हुए हैं, तो उसका भरपाई कौन करेगा, उनको जस्टिस कौन देगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो लंबित मामले हैं ये चुनौती है। फिर न्यायिक पारदर्शिता की कमी यहाँ पर देखने को मिलता है। जजों की नियुक्ति कैसे होता है उसको लेकर भी कई बार विपक्ष लोग जो यहाँ पे, सत्ता पक्ष लोग यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं। तकनीक दस्ता, वो अभी भी जुडिशरी में जो है ना तकनीक को पूरी तरह से अपनाया नहीं जा पा रहा है,
इस कारण से तो करोड़ों करोड़ों केस जो है ना पेंडिंग चल रहा है। न्यायिक पहुंच, आप देख रहे हो ना, जैसे कोई भी केस आप कोर्ट में लड़ने जाओगे तो उसके पीछे काफी पैसे खर्च होते हैं, काफी आर्थिक चुनौती सामना करना पड़ता है। और गरीब लोग कैसे वकीलों का फी दे पाएंगे, या जो भी नॉमिनल चार्ज वगैरह होते हैं वो भी काफी हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में पहुंच जाता है। अगर आप अच्छे वकील नहीं करोगे तो, और जो विपक्ष वाला होता है वो अच्छे वकील करके केस को जीतने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये सब चैलेंजेस है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी थोड़ा भयावह बना हुआ है। लेकिन एआई का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे ना, वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। वो कैसे? जैसे हम लोग मान लीजिए ये एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो केस जो है ना उसको ट्रैकिंग कर उसका शेड्यूल बनाने में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फटाफट केस को जो है ना अ, निपटान किया जा सकता है। दूसरा देखिए, एआई जो टूल्स होते हैं उसका यूज हम लोग क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए और सटीक जो है ना नॉलेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि हाँ इस मसले में ये प्रावधान लागू होगा, इस मुद्दे पे ये प्रावधान लागू होगा। ये सब डाटा हमारा बना हुआ रहेगा पहले से। फिर जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ताकि सभी के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच सके जो भी स्टेक होल्डर हैं। मान लीजिए हमारे बारे में जो केस चल रहा है और हमारे पास ही वो डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें ही जानकारी नहीं है कि मुद्दा क्या है, केस कहाँ तक पहुंच पाया है, तो ऐसे न्याय व्यवस्था में विश्वास कैसे बढ़ेगा? आप समझ रहे हैं ना। फिर देखिए यहाँ पे विश्लेषण करने में, केस स्टडी करने में, निर्णय लेने में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि एआई के उपयोग में जो प्राइवेसी, गोपनीयता, निष्पक्ष और जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आइए यहाँ पे, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो है ना मुख्यमंत्री हैं वो, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन पे बात किया है। जो टैरिफ लगाया गया है भारत पे अमेरिका के द्वारा 50%, तो भारत चुप तो नहीं बैठेगा। भारत ये तो नहीं बोलेगा कि अगर आपने एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देगा। भारत तो ऐसा करेगा नहीं, ठीक है। तो भारत अपनी वैकल्पिक व्यवस्था पे काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि जब चुनौती आता है ना, जब चैलेंजेस आता है, तो साथ में अवसर भी छुपा रहता है। हमें अपनी नजरों को अपनी आप पे विश्वास करके हमें अवसर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनौती पे। चुनौती पे तो हम लोग समझ गए कि हमारे पास चैलेंजेस ये है कि हमारे पास बाजार का पहुंच कम है, हमारी जो निर्भरता था अमेरिका पे वो था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं अन्य देश के साथ, जैसे कि आप देखो अभी यहाँ पे ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ हम लोग क्या किए, एफटीए किए। उसी प्रकार हम लोग चिली, प्रोग्वे जो कंट्री है दक्षिण अमेरिका वाला, उसके साथ बातचीत चल रहा है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। फिर जो गल्फ कंट्री है वहाँ पर बातचीत चल रहा है। हम लोग जो है यहाँ पे अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, अपने बाजार को फैला रहे हैं, अपने जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको विस्तारित कर रहे हैं। इस तरह की बातें की गई है। साथ में ये देखिए और क्या है, जैसे यूएई, ब्रिटेन के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। बाजार का पहुंच होगा हमारा, हमारा प्रोडक्ट जो है ना सप्लाई हो पाएगा। तो सॉल्यूशन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो तनाव है टैरिफ को लेकर, तो भारत के सामने क्या विकल्प है, उस पर चर्चा करें। तो आप ये सब पॉइंट को लिखेंगे, क्लियर है। और इन्होंने लास्ट में लिखा है कि हमें चुनौती से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए हमें चैलेंजेस से, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में बदलना चाहिए। अगर भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है ना, तो भारत को इस तरह के चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल ये चैलेंजेस फिर से आएगा, तो क्यों ना हम इसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे। उसी प्रकार अगर हमें आज एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो मेहनत हमें आज ही करना होगा, आज से शुरू करना होगा। अगर हम लोग कल पे छोड़ेंगे ना, तो वो जो हमारा लक्ष्य है वो कभी हाथ में आएगा ही नहीं। ये सब बेसिक रूल है, प्रिंसिपल है, आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी चर्चा करते रहता हूँ ताकि चीजें याद रहे। भूलना भूलना नहीं चाहिए हम लोग को। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार में हो रहा है इलेक्शन। जब ये पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो बिहार में क्या क्या मुद्दे हैं जो इस पर पार्टियां उठा रही है, चाहे सत्ता पक्ष का लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, या नई पार्टियां जैसे जन स्वराज वाला, अभी काफी मुद्दा मतलब काफी चर्चा में चल रहा है वो जन स्वराज पार्टी, ठीक है। खैर जब पूरा आर्टिकल पढ़ेगा तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के सामने, बिहार को विकसित राज्य बनने के लिए क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, या बिहार के सामने वर्तमान में क्या क्या चुनौती है। तो आप वहाँ पे बेरोजगारी के बारे में लिखोगे, आप वहाँ पलायन के बारे में लिखोगे, आप वहाँ इंडस्ट्री के बारे में लिखोगे। ये सब चैलेंजेस है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसका फ्रेम कर दिया गया है, अभी हम लोग देखेंगे। साथ ही बता दें, जब ये पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि तमाम कोशिश के बाद भी बिहार आज भी जो है ना
पिछड़ा राज्य में जो है ना इसको गिना जा रहा है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी राज्यों के मुकाबले ये पीछे है। तो इसके पीछे का कारण क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बिहार को सामाजिक आर्थिक विकास में किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और राज्य सरकार ने इनसे निपटने के लिए क्या प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या प्रयास, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार ने क्या प्रयास किया है। तो बिहार के सामने गरीबी, बेरोजगारी, निम्न शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, असमानता, बेरोजगारी, पलायन, ये सब क्या है, मसले है, चुनौती है। और बिहार को विकास करना है ना, तो इन चुनौती से निपटना होगा। तो सरकार ने 7 निश्चय योजना 1 और 2 आपने देखा ही होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप नीति, ठीक है। एजुकेशन की अगर बात करें तो डिजिटल क्लासरूम, स्वास्थ्य की बात करें तो टेलीमेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़क, बिजली, इन तमाम चीजों पे प्रयास कर रही है बिहार सरकार। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको बता दिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रधान न्यायाधीश हमारे जो चीफ जस्टिस है ना, इन्होंने कहा कि जो तकनीक और डिजिटल जैसे जैसे बनते जा रहा है भारत, महिलाओं के सामने काफी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने चुनौती पे बात किया, और हम लोग इसलिए टॉपिक को लिया ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखोगे यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, कि एआई के आने से जो है ना महिलाओं का सिक्योरिटी के साथ साथ उनके सामने कुछ चुनौतियां भी उभर कर आया है, उस पर चर्चा करें। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन उत्पीड़न हो रहा है, साइबर धमकी, डिजिटल स्टॉकिंग, साथ ही व्यक्तिगत जो डेटा है, डीप फेक तस्वीर है, ये सब चैलेंजेस है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यही आपको मेंस में लिखना है। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग डिजिटल दौर में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो जो भी नीति बनेगा, जो भी तकनीक होगा, उसका अच्छे से प्रशिक्षण करना होगा, ताकि इस तरह के जो मिसयूज हो ना हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे इन्होंने जो है ना महिलाओं के बारे में टिप्पणी किया है। ये भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये। ठीक है, इनका नाम क्या है देख लीजिए, न्यायाधीश नागरत्ना। इन्होंने कहा कि जो सेक्स रेशियो है महिलाओं का, वो काफी बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रतिशतात्मक जो समाज है, वो निम्न शिक्षा, वो फिर यहाँ पे दहेज प्रथा, ये सब तो बातें सबको पता ही है। लास्ट में यहाँ पर बात करेंगे कि अगर महिलाओं को, जो बालिका होती है, उनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ना, तो बाकी जितने भी अधिकार दिए जा रहे हैं ना, सब बेकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि महिलाओं को जो है ना पोषण, देखभाल, शिक्षा, भौतिक संसाधन, सुरक्षित वातावरण, ये सब मुहैया कराना होगा, तब महिलाएं हमारी सुरक्षित होगी। ये सब सॉल्यूशन के लिए ध्यान में रखिएगा कि जब भी नारी शक्ति या महिलाओं के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, और उस पर आपका क्या सुझाव होना चाहिए ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, तो यही सब बात को आप लिखेंगे अपने आंसर में। ठीक है, इसलिए आर्टिकल ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और संडे का जो आर्टिकल होता है वो काफी काफी क्रूशियल होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद क्या है, ये देख लिए हम लोग। हाँ, भारत अमेरिका वैश्विक मजबूती। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में तनाव है 50% टैरिफ को लेकर। अमेरिका कहता है कि कच्चा तेल खरीदता है रसिया से, उसको रिफाइन करता है, फिर यूरोपियन कंट्री को बेच के बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है भारत। इस तरह का आरोप जो है ना लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, और 50% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में अपने जो संबंध है उसको फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के बर्थडे पे या जन्मदिन के लोग बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को, ताकि जो हमारा व्यापार है, देखिए आज भी भारत को अमेरिका चाहिए और अमेरिका को भी भारत चाहिए, इंडो पैसिफिक के कारण। नहीं तो अगर एक दूसरे का साथ नहीं मिलेगा ना, तो नुकसान दोनों को ही होगा। इसलिए उनको पता है कि तनाव ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, हमें लास्ट में अपने अपने हित को ध्यान में रखना ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भारत अमेरिका जो संबंध है और वैश्विक महत्व के जो मुद्दे हैं, उस पर बातचीत चल रहा है कि ठीक है टैरिफ का मुद्दा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने रिश्ते को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि भारत जो अमेरिका जो है ना क्वाड में भी साथ में है ना, बहुत सारे जो है प्रैक्टिसेस भी करता है युद्ध अभ्यास को लेकर, जैसे कि टाइगर ट्रम्प करके, है ना, ध्यान रखिएगा उसको। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जूम कर देते, आई थिंक आप लोग को स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। जितना भी
हाईलाइट किया हो रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात किया गया जो डिजिटल दौर पे जो हम लोग तकनीक पे जो निर्भर होते जा रहे हैं, सोने से लेकर जागने तक जो अलार्म वगैरह है, सब तकनीक पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए। आज हम लोग एजुकेशन भी या पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, वो डिजिटल तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो तकनीक तकनीक पे निर्भरता ज़्यादा सही नहीं होता है। तो अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन पे समय बिताते हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी हेल्थ आपको मानसिक रूप से जो है ना काफ़ी प्रभावित कर रहा है, ये सब बातें किया गया है। जैसे देखिए, अगर आप देखोगे तो वर्तमान दौर पे जो अनिश्चितता का युग है ना, उसमें संस्था संबंध और वस्तु अस्थाई नहीं है। कुल मिलाकर जो संस्था के साथ हमारा जो संबंध है, या आप कह लीजिए रिलेशनशिप है, वो सब परमानेंट नहीं है, वो सब चेंजेस होते जा रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट है वो क्या है, भय, असुरक्षा, अविश्वास, इस तरह की बातें की गई है। खैर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अगर आप स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप तकनीक पे ज़्यादा निर्भर हो रहे हो, तो आपका जो मानसिक और शारीरिक बीमारियां घेर सकता है। आपको अकेलापन, निराशा, क्रोध, आक्रामकता, अविश्वास और याद करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़िया है आप फ़ोन पे पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, लेकिन अपना फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहें, ताकि आपका जो मानसिक और जो फिजिकल जो फिटनेस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और आप देख रहे हो ना, जैसे कि अभी मैं आपके सामने खड़ा होकर जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो स्क्रीन पे टाइमिंग मेरा हो रहा है, तो इससे हमारे हेल्थ जो है ना इशू हो सकता है, लेकिन जो हम लोग मूव कर रहे हैं ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? चलिए, तो वही सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि अगर ज़्यादा स्क्रीन पे आप टाइम दोगे तो आपको ये सब समस्या देखने को मिलेगा। फिर इनका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पे इन्होंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है ना, तो जंगल राज भी याद कीजिए। फिर आप जो नीतीश सरकार की जो गवर्नमेंट है 20 साल तक जो लगभग राज किए हैं, उन्होंने बिहार को सुधारा है। उसके बाद नई नई पार्टियां उभर कर आ रही है जन स्वराज को लेकर, तो इस पर इन्होंने लिखा है कि अगर हम आज मतदाता होते बिहार के, तो हम जो है ना जन स्वराज पार्टी को वोट करते, क्योंकि पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, एक तो महागठबंधन और एक जो एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार, दो ही ऑप्शन था। आज हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, और बिहार को नई प्रगति के लिए नए नए ऑप्शनों पे यह विश्वास करना होगा। खैर, यहाँ पर बात किया गया है कि बिहार जो है ना, आपने गंगा जल मूवी देखा होगा ना, किस तरह अब पुलिस ने जो है अपराधियों के आंख में जो डाला था तेजाब, ठीक है। ये घटना बिहार में पता कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। लगभग 30 अपराधियों को पुलिस ने इस तरह जो है अ, कांड किया था पुलिस ने, और उसी को ध्यान में रखते हुए मूवी बना था गंगा जल, ठीक है। तो उन्होंने बात किया कि बिहार इस दौर से भी गुजरा है, लेकिन आज का जो बिहार है वो नेतृत्व करता है। आज हम जो बिहार की बात कर रहे हैं वो पुराना बिहार नहीं है। आज आज का जो नया बिहार है वो काफ़ी धीरे धीरे जो है ना विकसित होता जा रहा है। ये आर्टिकल पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कुछ नहीं, आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति क्या है। फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैप है ना, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मणिपुर न्यूज में चल रहा है। फिर आपने देखा कि अपसफा कानून को बढ़ा दिया गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में 6 महीना के लिए, तो इस कारण से ये चर्चा में आ गया है। तो ये लोकेशन याद में रखिएगा कि किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश न्यूज में चल रहा है, नेपाल न्यूज में चल रहा है, तो सारा जो राज्य है, कंट्री है, एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत सबसे अधिक बाउंड्री शेयर किस देश के साथ करता है और सबसे कम किस में करता है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। लास्ट देख लीजिए, अभी हम लोग वेनेजुएला को देखें ना, यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है यहाँ के नागरिक को। तो इस कारण से साउथ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है वो इंपॉर्टेंट बन गया है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अभी गाजा में जो हम चल रहा था तनाव, उस पर बातचीत चल रहा है, ठीक है। ईरान इसराइल पे हमला भी हुआ था, तो इसराइल इंपॉर्टेंट है, किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा टॉपिक जो है ना लगभग समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पीडीएफ आपको किस प्रकार से हेल्प करेगा। अगर आप नए नए तैयारी में आए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि किस प्रकार नोट्स बनाए जाते हैं, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, तो ये पीडीएफ आपके लिए है। जब आप कामकाजी वाले लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है, तो आपके पास समय का अभाव रहेगा ही रहेगा। आपको बहुत मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही आप स्टडी के लिए निकाल पाओगे। तो इस हिसाब से आपके लिए पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ना रिवाइज करने में हेल्प करेगा। और बताते हैं, इसमें जो है ना क्वेश्चन आंसर, प्रीलिम्स को, मेंस को, इंटरव्यू को ध्यान में रखकर
जो भी इंटरव्यू देंगे, जो भी मेंस लिख रहे होंगे, जो प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर होगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया है, नॉमिनल फी पे करके आप इसमें ऐड हो सकते हैं और ये सारा पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारा बीपीएससी 71 का भी चल रहा है क्लास, लगभग वीडियो धीरे धीरे ही सही अपलोड हो रहे हैं। पीडीएफ तो लगभग शेयर कर दिया गया है, मुझे लगता है कि वो संख्या 45 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं क्वेरी करके। ये हमारा स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा, ठीक है। एक बार हम इसको लिख देते हैं, 9430357042, ठीक है। तभी कॉल कीजिएगा जब आपको ज़रूरत हो, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। और आप लोग बने रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो अपना जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही जो है ना इसमें हम रिफॉर्म करेंगे, चेंजेस करेंगे, नए नए चीज़ को जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी हाईटेक धीरे धीरे हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।